नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। नमस्कार। आज हम हिंदी के एक बहुत ही मशहूर लेखक शेखर जोशी और उनकी एक कह सकते हैं कि बहुत ही प्रतिनिधि कहानी गलता लोहा, इसकी परतों को खोलेंगे। जी, हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें सिर्फ लेखक की दुनिया में नहीं ले जाते, बल्कि कहानी के कुछ बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण हिस्सों को भी दिखाते हैं। हाँ, और हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे कोई कहानी बिना नारेबाजी के, बिना ऊंची आवाज के, समाज के जातिगत विभाजन पर एक बहुत ही शांत लेकिन मजबूत टिप्पणी कर सकती है। और ये कहानी एक तस्वीर से शुरू होती है जो अपने आप में एक पहेली है। एक होनहार, प्रतिभाशाली ब्राह्मण लड़का जिससे सबको उम्मीदें थी कि वो बड़ा अफसर बनेगा, वो एक लोहार की भट्टी पर बैठा है। सिर्फ बैठा नहीं है। नहीं, सिर्फ बैठा नहीं है, बल्कि पूरी कुशलता से लोहे पर हथौड़ा चला रहा है। तो सवाल ये उठता है कि वो इस मुकाम तक पहुंचा कैसे? बिल्कुल, ये कहानी उसी कैसे की यात्रा है। तो चलिए पता लगाते हैं कि शेखर जोशी किरदारों के जीवन के जरिए इतनी बड़ी बात कैसे कह जाते हैं। तो किसी भी कहानी को समझने के लिए उसके लेखक और उसके दौर को समझना शायद बहुत जरूरी होता है। तो शेखर जोशी कौन थे? वो किस साहित्यिक माहौल में लिख रहे थे? देखिए, शेखर जोशी वो उस पीढ़ी के लेखक थे जो आज़ादी के बाद लिख रही थी, मतलब पिछली सदी का 6वां दशक। और ये जो समय था, ये हिंदी कहानी के लिए एक तूफान जैसा था। तूफान जैसा? हाँ, इसे नई कहानी आंदोलन का नाम दिया गया। ये एक, आप कह सकती हैं, बहुत बड़ा बदलाव था। बदलाव किस तरह का? मतलब पहले की कहानियों में और नई कहानी में मुख्य फर्क क्या था? देखिए, पहले की कहानियों में ना अक्सर एक आदर्शवाद होता था, बड़े बड़े नायक होते थे, कोई नैतिक उपदेश होता था। नई कहानी के लेखकों ने कैमरे का एंगल ही बदल दिया। अच्छा। उन्होंने कहा कि असली कहानी तो उस आम आदमी की है जो शहर में आया है, अकेला है, रोजमर्रा की सच्चाइयों से जूझ रहा है। कहानी का हीरो अब कोई राजा या क्रांतिकारी नहीं, बल्कि बस स्टॉप पर खड़ा एक क्लर्क भी हो सकता था। तो इस बड़े आंदोलन में जहां और भी कई बड़े लेखक रहे होंगे, वहां शेखर जोशी की खासियत क्या थी? 2 चीजें थीं। एक तो उनके विषय, जहां ज्यादातर लेखक शहरी मध्यम वर्ग की उलझनों पर लिख रहे थे। जोशी जो पहाड़ के या किसी फैक्ट्री के उस मेहनतकश आदमी की कहानी कह रहे थे, जिसे साहित्य में ज्यादा जगह नहीं मिलती थी। और दूसरी चीज? उनकी भाषा। उनकी भाषा में शोर नहीं था, बल्कि एक कारीगर की, क्या कहते हैं, नपी तुली सटीकता थी। बहुत सादगी से लिखते थे, लेकिन उसी सादगी में सामाजिक यथार्थ की बहुत गहरी परतें पकड़ लेती थीं। तो ये थे शेखर जोशी, सादगी में गहरी बात कहने वाले। और गलता लोहा इसका एक बेहतरीन उदाहरण है ना? बिल्कुल। इसकी शुरुआत ही 2 ऐसे दोस्तों से होती है जिनकी दुनियाएं एक होकर भी कितनी अलग हैं, मोहन और धनराम। हाँ। और उनका बचपन ही इस कहानी के पूरे संघर्ष की नींव डाल देता है। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही मास्टर से मार खाते थे, लेकिन क्लासरूम के अंदर भी एक अनदेखी दीवार थी। एक तरफ था मोहन। हाँ, एक तरफ मोहन, पुरोहित वंशीधर का बेटा, कुशाग्र बुद्धि, पढ़ने में तेज, गाने में सुरीला। वो मास्टर त्रिलोक सिंह का मतलब चहेता शिष्य था। मास्टर साहब को उससे बड़ी उम्मीदें थी। बहुत। वो कहते थे, एक दिन ये लड़का स्कूल का और मेरा नाम रोशन करेगा। वो पूरे स्कूल का मॉनिटर था। और दूसरी तरफ है धनराम, लोहार का बेटा, जिसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। स्रोत में बताया गया है कि 13 का पहाड़ा उसके लिए किसी पहाड़ जैसा था। वो उसे कभी याद ही नहीं कर पाया। और यहाँ एक बात और है कि धनराम ने कभी मोहन को अपना कॉम्पिटिटर या प्रतिद्वंदी नहीं समझा। कभी नहीं। उसे लगता था कि मोहन उससे बेहतर है और ये उसका हक है। ये एक तरह की सामाजिक कंडीशनिंग थी जो बचपन से ही उसके मन में बैठा दी गई थी कि पुरोहित का बेटा तो श्रेष्ठ ही होगा। उसे मोहन से मार खाना भी बुरा नहीं लगता था, क्योंकि उसे लगता था कि ये मोहन का अधिकार है। जी, अधिकार है। और इस व्यवस्था को मजबूत करने में मास्टर त्रिलोक सिंह की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। वो अक्सर धनराम को सजा देने का काम भी मोहन को ही सौंप देते थे। हाँ, और वो एक घटना तो जैसे जैसे धनराम के भविष्य पर मुहर ही लगा देती है। बिल्कुल। जब वो 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाता,
तो मास्टर साहब गुस्से में जो कहते हैं वो सिर्फ डांट नहीं है, वो कहते हैं तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। जी, बहुत ही चुभने वाली बात है। एक बच्चे के मन पर क्या असर हुआ होगा इसका? और ये सिर्फ चुभने वाली बात नहीं है, ये एक तरह की भविष्यवाणी है। वो धनराम को एक छात्र की तरह नहीं देख रहे, वो उसे एक लोहार के बेटे की तरह देख रहे हैं। उस एक वाक्य में उन्होंने धनराम का भविष्य लिख दिया। स्रोत इसे जबान की चाबुक कहता है। हाँ, जबान की चाबुक, क्योंकि ये शारीरिक चोट से ज्यादा गहरी चोट करती है। और इसके ठीक बाद वो धनराम को अपने औजार धार लगवाने के लिए पकड़ा देते हैं, मानो कह रहे हो जा वही कर जिसके लिए तू बना है। तो एक तरह से स्कूल में ही तय हो गया कि मोहन बड़ा अफसर बनेगा और धनराम लोहार। मंच तैयार है, लेकिन कहानी यहां एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। बहुत बड़ा। मोहन के साथ वो नहीं होता जो सबने सोचा था। यहीं से कहानी असल में जिंदगी की हकीकत से टकराती है। बिल्कुल। मोहन के पिता वंशीझार एक गरीब पुरोहित थे। जैसे तैसे पूजा पाठ करके घर चलाते थे, सपने बड़े थे, साधन नहीं थे। प्राइमरी स्कूल में मोहन को वजीफा मिला तो लगा कि हाँ, भविष्यवाणी सच होगी। लेकिन आगे की पढ़ाई मुश्किल थी। स्कूल गांव से 4 मील दूर था। हाँ, और उसमें 2 मील की सीधी चढ़ाई थी, बीच में एक नदी भी पड़ती थी। यानी हालात उसके सपनों के आड़े आ रहे थे। जी, और तभी गांव में लखनऊ से छुट्टियों पर आया बिरादरी का एक युवक रमेश, एक उम्मीद की किरण बनकर आता है। अच्छा। जब वंशीधर अपनी चिंता बताते हैं तो रमेश बड़ी उदारता से कहता है कि मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दे, वो उसे वहां पढ़ाएगा। वंशीधर को लगा मानो भगवान ने सुन ली। बिरादरी का यही तो सहारा होता है। और यही विडंबना है, जिस बिरादरी के सहारे पर भरोसा करके उसे भेजा, उसी सहारे ने उसके सपनों को सबसे ज्यादा तोड़ा। यही कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। लखनऊ की हकीकत कुछ और ही थी। स्रोत कहता है कि ये मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय था, लेकिन ये अध्याय उसकी तरक्की का नहीं था, बल्कि उसके पतन का था। हाँ, वो वहां एक रिश्तेदार नहीं बल्कि एक घरेलू नौकर बन के रह गया। रमेश और उसका परिवार उसे घर के काम का एक साधन समझता था। मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को दिया। और उसकी पढ़ाई का क्या हुआ? गांव का वो सबसे होनहार लड़का। पढ़ाई तो बस नाम की रह गई। बड़ी हीला हवाली के बाद एक साधारण से स्कूल में डाल दिया गया। घर के काम और नए माहौल के बोझ तले वो अपनी कोई पहचान ही नहीं बना पाया। और फिर जब 8वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई की बात आई तो रमेश ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि आजकल हजारों BA MA बेकार घूम रहे, इससे अच्छा तो कोई हाथ का काम सीख ले। यानी बड़ा अफसर बनने का सपना पूरी तरह टूट गया। उसे एक तकनीकी स्कूल में डाल दिया गया और 1.5-2 साल बाद वो कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर काटने लगा। और यहीं पर कहानी का व्यंग देखिए। क्या? धनराम को उसके पुश्तैनी काम की ओर एक मास्टर की डांट ने धकेला था और मोहन को, एक ब्राह्मण लड़के को, उसी तरह के हाथ के काम की ओर उसकी अपनी ही बिरादरी के एक व्यक्ति की तथाकथित मदद ने धकेल दिया। वाह, दोनों ही अपनी अपनी परिस्थितियों के शिकार हुए। बिल्कुल। और ये सारी पृष्ठभूमि हमें कहानी के उस शुरुआती दृश्य पर वापस ले आती है, जहां मोहन गांव लौटकर धनराम की कार्यशाला यानी उसकी आफर पर बैठा है। जी। उसका वहां बैठना भी तो अपने आप में एक बड़ी बात होगी उस गांव के समाज में, है ना? बहुत बड़ी बात। स्रोत इस पर खास ध्यान दिलाता है। उस समय के सामाजिक नियमों के हिसाब से ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले में इस तरह आकर बैठते नहीं थे। अच्छा। अगर काम से आना भी पड़ता तो खड़े खड़े बात निपटा ली जाती थी। किसी ब्राह्मण को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के खिलाफ माना जाता था। इसलिए धनराम हैरान था, असमंजस में था, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। हाँ, पुराने दोस्त का लिहाज था। और फिर वो अंतिम शक्तिशाली दृश्य आता है जहां कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। जी। धनराम लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर उसे गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा। वो निहाई पर ठीक से टिक नहीं पा रही। हाँ, वो एक हाथ से संडिसी पकड़ता है, दूसरे से हथौड़ा चलाता है, पर संतुलन नहीं बन पा रहा। वो परेशान है। और मोहन ये सब बहुत ध्यान से देख रहा है। मुझे लगता है एक पल को ऐसा लग सकता है कि मोहन शायद उसे नीचा दिखाना चाहता हो कि देखो, जो तुम नहीं कर पाए वो मैं कर सकता हूँ। यही इस कहानी की खूबसूरती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर ऐसा होता तो ये एक साधारण कहानी होती,
स्रोत इस बात को बहुत साफ करता है। तो क्या था उसके मन में? मोहन बिना कुछ कहे अपनी जगह से उठता है, धनराम के हाथ से हथौड़ा ले लेता है और बड़ी कुशलता से, मतलब नपी तुली चोटों से, उस लोहे को पहले गर्म करता है, फिर निहाई पर रखकर ठोकते पीटते एक सुघड़ गोले का रूप दे देता है। और धनराम तो अवाक रह जाता है, बस देखता रह जाता है। और मोहन की आंखों में क्या था उस वक्त? यही कहानी का सार है। कहानी कहती है कि उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। सर्जक की चमक? हाँ, मतलब क्रिएटर वाली चमक। वहां कोई मुकाबला नहीं था, कोई हार जीत का भाव नहीं था। वो बस उस रचना के काम में डूबा हुआ था, उस काम को पूरा करने की संतुष्टि में। और जानते हैं उस एक पल में क्या गल रहा था? सिर्फ वो लोहा नहीं गल रहा था। तो और क्या गल रहा था? उस भट्टी की आंच में मोहन का ब्राह्मणत्व गल रहा था। वो पूरी भविष्यवाणी, वो पूरा सामाजिक दबाव जो उस पर बचपन से था, वो सब गल रहा था। वाह! एक तरह से वो उस भट्टी पर आजाद हो रहा था। उसे पहली बार पहचान उसके काम से मिल रही थी, उसके जन्म से नहीं। ये एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति है जो एक हथौड़े की चोट में छिपी है। कहानी का शीर्षक गलता लोहा यहाँ अपने पूरे अर्थ में साकार हो जाता है। ये तो सचमुच एक गहरा विश्लेषण है। तो वो अब पुरोहित वंशीधर का बेटा मोहन नहीं था, बल्कि एक शिल्पकार था। उस क्षण में वो सिर्फ एक कार्यकर्ता था, एक कारीगर था, जिसे उस काम में सच्ची संतुष्टि मिल रही थी, जिसे समाज ने किसी और जाति के लिए तय कर रखा था। वो जाति के खांचे से बाहर निकलकर हुनर के धरातल पर खड़ा था। तो हमने देखा कि कैसे शेखर जोशी बिना किसी लंबे चौड़े भाषण के, सिर्फ एक कहानी से जातिगत अभिमान के पिघलने और मेहनत पर आधारित एक नई पहचान के बनने की बात कह जाते हैं। बिल्कुल, कहानी का अंत किसी नतीजे पर नहीं होता। वो एक बहुत ही मजबूत दृश्य पर खत्म होती है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक तरह से देखें तो विद्या का ताप न मोहन को मिला, न धनराम को। उन्हें जो मिला वो जीवन के अनुभवों की भट्टी का ताप था। बिल्कुल, और उसी ताप ने उनके व्यक्तित्व को गढ़ा। और ये कहानी उस पूरी व्यवस्था पर एक शान सा सवाल है जो जन्म के आधार पर इंसान को खांचों में बांट देती है ना? जी, धनराम की प्रतिभा को बचपन में ही दिमाग में लोहा भरा है कहकर कुंद कर दिया गया, और मोहन की प्रतिभा को शहर की परिस्थितियों और एक धोखेबाज रिश्तेदार के शोषण ने सही दिशा नहीं लेने दी। दोनों ही उस व्यवस्था के शिकार थे जो हुनर से ज्यादा जन्म को महत्व देती है। सही बात है। ये कहानी हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। मोहन को सच्ची रचनात्मक संतुष्टि उस रास्ते पर नहीं मिली जो समाज ने एक ब्राह्मण के तौर पर उसके लिए तय किया था, बल्कि उस रास्ते पर मिली जिसे उसने संयोग से खोजा। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या असली आज़ादी और संतुष्टि उन सांचों को तोड़ने में है जिनमें हमें रखा जाता है, या किसी और चीज में? शायद असली पहचान वो नहीं जो हमें जन्म से मिलती है, बल्कि वो है जिसे हम अपने हुनर और अपने कर्म से गढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।